ध्वनि सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ गई। रचना जी नीचे से उसे जाते हुए देखती रहीं। सरला जी उसे देखते हुए परेशान सी रचना जी से कहती हैं, दीदी आपने उन्हें भेज तो दिया है, लेकिन अंश बाबा उनके साथ बिल्कुल भी सही व्यवहार नहीं करते। कहीं उन्होंने उसे फिर से चोट पहुंचा दिया तो? रचना जी उनकी बात पर गहरी सांस लेकर कहती हैं, वो कुछ नहीं करेगा। अंश भले ही अपने गुस्से की आगे कुछ नहीं देखता, लेकिन उसकी केयर और प्यार भी अव्वल दर्जे का होता है। आज धोनी के साथ जो कुछ हुआ उसे देखते हुए वो उससे कुछ नहीं कहेगा। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक मैं हूँ। ध्वनि रूम के बाहर पहुंची। गेट पूरी तरह खुला हुआ था। वो हल्का सा सर अंदर करके एक नज़र पूरे रूम में डालती है, लेकिन आरांश उसे कहीं भी नहीं दिखा। वो परेशान सी खुद से कहती है, अब क्या करूँ? व्हाट हैपन? अंदर से कोल्ड आवाज आई। वो अपनी नजरें सामने करती है, जहाँ आरांश हाथ बांधे खड़ा उसे ही देख रहा था, लेकिन वो ऊपर से पूरी तरह नेक्ड था। उसे ऐसे देखकर ध्वनि हड़बड़ाहट में नजरें नीचे कर लेती है। उसके इस रिएक्शन पर आरांस के होंठ के कोने हल्के मुड़े। बीवी तुम पहले ही मुझे इस तरह देख चुकी हो। ध्वनि को आज सुबह की जिम वाली इंसिडेंट याद आई, जिसे याद करके उसके चेहरे पर वापस से हया की लाली छा गई। लेकिन फिर भी वो बिना नजरें उठाए कहती है, वो बुआ जी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजा है। उन्होंने मुझे इसी कमरे में रहने को कहा है। खुश तो बहुत होगी ना तुम? वो बेड पर बैठते हुए कहता है। हाँ। उसे उसकी बात समझ नहीं आई थी। आफ्टर ऑल तुम्हें इस कमरे में रहने की अपॉर्चुनिटी जो मिली है। खैर आ जाओ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक बुआ यहाँ है। उसने परमिशन के साथ साथ वार्निंग भी दे डाली। ध्वनि तो परमिशन के कारण हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरांस उसे अपने कमरे में रहने देगा। क्या हुआ? नहीं आना? लेकिन बुआ से तुम ही बात करना। उसे अब तक गेट पर ही खड़ा देखकर वो भौहों से कोड़ते हुए कहता है। ध्वनि रचना जी के साथ आर्गू नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके लहजे में अलग ही बात होती थी, जिसे चाह कर भी कोई टाल नहीं पाता था। वो हिचकिचाते हुए अंदर आई, लेकिन अब समस्या ये थी कि आरांस ऊपर नेक्ड था। वो उसको नज़र उठाकर अभी भी नहीं देख रही थी। इस तरह तो वो नहीं रह सकती थी। इसलिए वो गहरी सांस लेकर कहती है, वो आप इसी तरह रहेंगे? मतलब ऊपर कुछ पहनेंगे नहीं? जहाँ धोनी को खुद के सवाल पर भी शर्म आ रही थी, वहीं आरांस उसके सवाल पर एटीट्यूड भरे लहजे में कहता है, मैं ऐसे ही सोता हूँ और किसी के लिए अपनी आदत बदलना मेरी आदतों में शुमार नहीं है। उसकी बात सुनकर धोनी मन ही मन कुड़ते हुए कहती है, हाँ ये आदमी बदतमीज के साथ साथ बेशर्म भी है। वो अब करती भी क्या? लेकिन अब उससे बड़ा और जटिल सवाल उसके मन में कौंधा। वो सब तो फिर भी ठीक है, मगर मैं सोऊंगी कहाँ? वो एक साथ तो बिल्कुल नहीं सोने वाली थी। उसको बेड की तरफ देखता देखकर आरांस तल्खी भरे अंदाज में कहता है, मेरे बेड पर सोने के ख्वाब छोड़ दो और वहाँ सामने सोफे पर इशारा करके जाकर सो जाओ। इतना कहकर वो अपने पास पड़ा रिमोट उठाकर एक बटन दबाता है, जिससे गेट अपने आप बंद हो जाता है। ये एक एक्सपेंसिव साउंड प्रूफ दरवाज़ा था, जिसमें सेंसर लगा हुआ था, जिसके कारण उस रिमोट से वो खुलता और बंद होता था। उसे नॉर्मल गेट की तरह हाथ से भी खोला और बंद किया जा सकता था। ध्वनि सोफे पर बैठकर चैन की सांस लेती है। उसे यहाँ सोने में कोई दिक्कत नहीं थी। इनफैक्ट वो तो कुछ ज़्यादा ही खुश थी। कम से कम शांति से सो तो सकती थी। आराम से एक स्विच दबाकर सारे लाइट्स ऑफ करता है। तभी उसकी नज़र सोफे पर जाती है। सोफा छोटा नहीं था। ध्वनि आराम से फिट हो गई थी। वो पेट केवल अपने हाथ सर पर रखकर सो रही थी। उसका चेहरा दूसरी ओर था। उसे पेट के बल सोता देखकर एक बार फिर सुबह की घटना उसे याद आई। ध्वनि फिलहाल पीठ के बल चाह कर भी नहीं सो सकती थी। इस तरफ शिवानी जी बेड पर लेटी करवटें बदल रही थी। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनके अंदर का गिल्ट उन्हें बेचैन कर रहा था। रुद्र जी बहुत देर से उन्हें नोटिस कर रहे थे। वो उठकर बैठ गए। क्या हुआ है? उनकी आवाज़ सुनकर शिवानी जी भी उठकर बैठ गईं। क्यों इतनी परेशान हो? रुद्र जी शांत लहजे में पूछते हैं। आज उस लड़की के साथ जो हुआ वो मेरी वजह से तो हुआ है। मैंने उसे वहां भेजा था। वो नजरें नीचे करके कहती है। और तुम्हें उस बात का गिल्ट है ना? वो ठंडे लहजे में पूछते हैं। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसे अपने सामने देखकर मुझे गुस्सा आता है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ मुझे उसके लिए बुरा भी लग रहा है। वो परेशान थी क्योंकि तुम माँ हो। तुम्हें पता है कि वो भी किसी की बेटी है। वैसे भी उसके भाई के किए की सजा उसे नहीं मिलना चाहिए था।
लेकिन तुमने और अंश ने किसी की बात नहीं मानी। अगर बदला लेने से मेरी बेटी ठीक हो जाती तो मैं कभी भी उसे नहीं रोकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बस शांत हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने अभी तक अपने गुनाहगार का नाम अपने मुंह से नहीं कहा है। आरांस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे प्रूफ हो सके कि उस लड़की का भाई ही गुनहगार है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी पर भरोसा है। जिस दिन उसने अपने मुंह से अपने गुनाहगार का नाम लिया, उस दिन मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा। मैंने पहले ही तुम्हें आगाह किया था, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब देखो गिल्ट हो रहा है। रुद्र जी ने शांत लहजे में उन्हें समझाया। सिमानी जी उनकी तरफ देखते हुए कहती हैं, मुझे उस लड़की से कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ अपनी गलती पर पछतावा है। रुद्र जी सर हिलाकर कहते हैं, ठीक है, तो तुम उसकी हेल्प कर दो ठीक होने में, तब तो तुम्हारा गिल्ट खत्म हो जाएगा ना। रुद्र जी समझ गए थे कि फिलहाल इन दोनों माँ बेटे को समझाना पत्थर पर सिर मारने के बराबर है, इसलिए वो उसकी गिल्ट को ख़त्म करने का आइडिया देते हैं। कैसे? वो अब तुम देखो और फिलहाल शांति से सो जाओ। रुद्र जी वापस लाइट ऑफ करके लेट गए। शिवानी जी भी फिलहाल लेट गईं। आराज की आंख खुली करीब 5 बजे के आसपास। जैसे ही वो उठा, सबसे पहले उसकी नज़र सोफे पर गई जहाँ ध्वनि सुकून से सो रही थी। उसका चेहरा इस वक्त आराज की तरफ ही था। ध्वनि सोते वक्त किसी बच्चे की तरह लग रही थी। आराज वहीं बैठा कुछ पलों तक उसे निहारता है, फिर अपना सिर झटक फ्रेश होकर जिम के लिए चला जाता है। आज ध्वनि पूरे आधे घंटे लेट उठी, वरना वो भी 5 बजे ही उठ जाया करती थी। शायद ये दवाइयों का असर था। वो उठकर बैठी। सबसे पहले उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर गई, जो 5:30 बजा रहे थे। वो अपने सर पर हाथ रखकर खुद से कहती है, 5:30 बज गए। आज मैं पूरे आधे घंटे लेट हो गई। मेरे कपड़े भी यहाँ नहीं होंगे, वो वहीं सर्वेंट क्वार्टर में होंगे। मैं वहीं से जल्दी तैयार होकर आती हूँ। वो उठी, तभी उसकी नज़र बेड पर गई। आरांस की याद आते ही उसे उसकी बात याद आई। उसने कहा था कि अब से रोज़ सुबह वही उसको प्रोटीन शेक देने आएगी। मैं पहले उन्हें उनका प्रोटीन शेक देकर आती हूँ, फिर तैयार होने जाऊंगी। नीचे सर्वेंट ने पहले ही आरांस की बोतल तैयार कर रखी थी। ध्वनि को बनाना नहीं पड़ा था। वो तुरंत बोतल लेकर जिम रूम का गेट नॉक करती है। कम इन। आरांस की हमेशा की तरह रफ एंड टफ आवाज़ आई। ध्वनि अपनी सांस रोके अंदर गई। आरांस ने एक नज़र उसे देखा और वापस वर्कआउट करने लगा। ध्वनि जल्दी से बोतल टेबल पर रखकर बाहर आई। वो बाहर आकर चैन की सांस लेती है, क्योंकि आज भी वो ऊपर नेक्ड ही था। जिसे देखने की हिम्मत उसमें तो नहीं थी। वो अब सर्वेंट क्वार्टर की ओर बढ़ गई, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसे सरला जी ने टोकते हुए कहा, ध्वनि, दीदी ने रात को हमें आपका सामान वापस हंस बाबा के कमरे में रखवाने को कहा था। अभी सर्वेंट गए हैं आपका सामान लाने। ध्वनि बस सर हिलाकर रह गई। इस तरफ आरांस अपना प्रोटीन शेक पीते हुए गहरी सोच में गुम था। उसे शुरू से लेकर अब तक ध्वनि का व्यवहार याद आ रहा था। आखिर क्या हो तुम? कभी कभी लगता है जैसे सच में मुझसे तुम्हें पहचानने में कोई गलती हो गई है। तुम अगर वैसी हो जैसा मैं सोचता हूँ, तो आखिर तुम क्यों मेरे करीब नहीं आती? क्या सच में तुम वो नहीं हो? क्या सच में तुम इतनी इनोसेंट हो? क्या सच में इन सब में तुम्हारा कोई हाथ नहीं, या फिर ये तुम्हारी कोई चाल है? उसे वो दिन याद आता है जब वो सुहागरात वाले दिन ध्वनि को पाने की कोशिश कर रहा था, या फिर उसे उकसाने की। फ्लैशबैक। तुझे नहीं पता अंश, ये सब उन जैसी लड़कियों की टेक्निक होती है। वो पहले खुद को इनोसेंट, भोली वाली दिखाकर लोगों को अपने जाल में फंसाती हैं, फिर उसका फायदा उठाती हैं। नकुल आराज के कंधे पर हाथ रखकर कहता है। आराज गुस्से में सीधा क्लब गया था, जहाँ नकुल उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। यही तो था जिसने राशि की हालत का जिम्मेदार धीर को बताया था। इसी ने धोनी से शादी करने का और उसे टॉर्चर करने का तरीका भी बताया था। इसी के कारण तो विवेक और आरांस की बचपन की दोस्ती में दरार आई थी। ये आरांस और विवेक से कॉलेज टाइम से मिला था। आरांस से दोस्ती करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने कड़ी मेहनत के बाद आखिर ये कर ही लिया था। विवेक को पहले से ही वो पसंद नहीं था, लेकिन आरांस के सामने वो कुछ कर ही नहीं सकता था। वैसे तो आरांस माइंड से बहुत शार्प था, लेकिन नकुल ने अपनी इमेज उसके सामने इतनी अच्छी बनाई थी कि वो धीरे धीरे विवेक से ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस देने लगा। विवेक बड़ी कोशिश करने के बाद भी नकुल को उससे अलग नहीं कर पाया। आज आरांस और विवेक के बीच दूरियां हैं, जिसका एकमात्र कारण नकुल है। ऐसा नहीं है कि आरांस विवेक से गुस्सा है, लेकिन अब उसके लिए विवेक से पहले नकुल आता है। इसी बात की वजह से विवेक
आराम से नाराज ही रहता है, जिसका पूरा फायदा नकुल उठाता है। आज भी वो हमेशा की तरह आरांश का कान ध्वनि के खिलाफ भर रहा था। आरांश नकुल की तरफ देखकर कहता है, तुझे पूरा यकीन है कि राशि की इस हालत का जिम्मेदार ध्वनि का भाई ही है? भाई, तू कैसी बातें कर रहा है? मुझे अगर यकीन नहीं होता तो मैं तुझे कहता ही क्यों? मैंने तेरे बॉडीगार्ड से भी तो तुझे पूछवा दिया। राशि उनके घर रोज जाया करती थी। उस रात भी वो उसी लड़के के साथ थी। वो तो मेरी बहन जैसी है। वैसे भी मैं उस वक्त टाइम से पहुंच गया इसलिए, वरना उस लड़के ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे मारने में। नकुल थोड़ा इमोशनल होते हुए बोला, लेकिन उसकी तिरछी नजर आराज के चेहरे पर बनी हुई थी, जहां अब बेहिसाब गुस्सा दिख रहा था। नकुल कुटिलता से मुस्कुराता है और फिर अफसोस भरे लहजे में कहता है, तुझे पता है इस लड़के का पूरा परिवार ही ऐसा है। उसकी बहन भी अमीरों से पैसे लूट कर ही तो घर चलाती है। कॉलेज जाना, प्रोफेसर होना, ये सब तो बस दिखावे के लिए ही है। फ्लैशबैक एंड ये सब याद आते ही आरांस की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। तुम एक गिरी हुई लड़की हो। ये जो तुम इनोसेंट होने का ड्रामा कर रही हो ना, वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें मैं यहाँ तड़पाऊंगा और तुम्हें इस तरह तड़पता हुआ देखकर वो सब वहां तड़पेंगे। आरांस रूम में आता है तो उसकी नजर सीधे धोनी पर गई, जो आईने के सामने रेडी हो रही थी। जब उसकी नजर वहां गई, उस वक्त ध्वनि के हाथ में सिंदूर था। वो ना चाहते हुए भी अपनी मांग में सजा रही थी। आखिर कैसे भूल सकती थी वो कि अब वो एक सुहागन है। भले ही शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन हुई तो पूरे रस्मों रिवाजों के साथ ना, जिसे अब वो चाहकर भी झुठला नहीं सकती थी। अब ये सिंदूर और मंगलसूत्र ना चाहते हुए भी उसके शरीर के अंग की तरह हो चुके थे। पूरे जीवन उसे यह संभालना ही था। अपनी मांग सजाते हुए उसकी नजर आईने में आराज के अक्स पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी धड़कन बढ़ सी गई। वो पलकें झुकाकर गहरी सांस लेकर पलटती है। आराज एक पल को उसको देखकर हमेशा की तरह ठहर सा गया था। वो अब जल्दी से बाथरूम की ओर चला जाता है। बड़ी मॉम, आप क्या कर रही हैं? अमित एप्पल की बाइट लेते हुए किचन में शिवानी जी के पास खड़ा होकर पूछता है। इस वक्त सुबह के करीब 9 बज रहे थे। सब ऑफिस जा चुके थे, लेकिन आज शिवानी जी लेट जाने वाली थी। दवाई बना रही हूँ, शिवानी जी कुछ मिक्स करते हुए बोली। लेकिन क्यों और किसके लिए? अमित कंफ्यूज होकर पूछता है। उस लड़की के लिए। इससे उसको ठंडक मिलेगी और उसकी चोट जल्दी ठीक भी हो जाएगी। शिवानी जी ने अपनी गिल्ट को दूर करने का यही तरीका निकाला था। दरअसल उन्हें इन सबकी काफी नॉलेज थी। एक जमाने में आयुर्वेदिक दवाइयां बनाना उनका पसंदीदा काम हुआ करता था। गार्डन में बहुत से ऐसे पौधे लगे हुए थे जो उनके काम आते थे। उनका लेप लगभग तैयार हो चुका था। वो हरे रंग की लेप को एक कटोरे में डालकर कहती हैं, हो गया। बड़ी मम, आपने ये तैयार तो कर लिया, अब जाकर लगा भी दीजिए। अमित जानता था कि शिवानी जी भी ध्वनि को पसंद नहीं करती, इसलिए उसने कहा था। मैं शिवानी जी परेशान हो गई। उन्होंने तो सोचा था कि वो सरला जी को दे देंगी, शायद उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। अमित मुस्कुराकर कहता है। शिवानी जी किसी भी कीमत पर ध्वनि को ये लेप तो नहीं लगाने वाली थी। वो साफ इनकार करते हुए कहती हैं, उसे अच्छा लगे चाहे बुरा, मेरा काम बस लेप बनाना था। वो लेप लेकर बाहर सरला जी को ढूंढने चली गई। इस तरफ अमित मुस्कुराकर कहता है, बड़ी मॉम देखना, आप वो दिन भी आएगा जब आप भाभी को राशि की तरह प्यार करेंगी। ध्वनि अभी अभी नाश्ता करके कमरे में आई थी। वो एक नज़र पूरे कमरे पर डालती है। सब कुछ व्यवस्थित था। आराम साफ सफाई के लिए बहुत स्ट्रिक्ट था। उसे गंदगी और बिखरे हुए सामानों से सख्त नफरत थी। सरला जी हमेशा आकर उसका कमरा साफ किया करती थी, क्योंकि उनके अलावा और किसी को कमरे में आने की परमिशन नहीं थी। ध्वनि बाथरूम के बगल वाले चेंजिंग रूम में जाती है। सरला जी ने उसके सारे कपड़े अच्छे से रख दिए थे। वैसे तो दोनों साइड की बड़ी सी हैंग करने वाली जगह आरांस के ही कपड़ों से भरी हुई थी, इसलिए ध्वनि के कपड़े साइड में एक छोटे से बॉक्स में डाले हुए थे। क्योंकि फिलहाल उसके पास गिनती के कुछ ही कपड़े थे, तो कोई बड़ी सी जगह की जरूरत भी नहीं थी। ध्वनि अपने कपड़े देखकर वापस बाहर आई कि उसकी नज़र सामने बेड के पीछे लगे बड़े से फैमिली फोटो पर पड़ी। उस दिन उसने वो फोटो देखी थी, लेकिन पूरा नहीं देख पाई थी। आधे सदस्य तक आते आते तो सरला जी आ गई थी। फिर वापस वो कमरे में आई ही नहीं। कल उसका ध्यान वहां गया भी नहीं, लेकिन अब वो एक एक सदस्य को स्कैन करती है।
सब थे उसमें, बुआ जी भी मौजूद थी। लेकिन एक जगह आकर उसकी नज़र टिक गई। सबसे आगे आरांस और अमित के बीच एक लड़की खड़ी थी। आरांस हमेशा की तरह हैंडसम लेकिन रूड ही लग रहा था। वहीं अमित और वो खूबसूरत सी लड़की हंसते हुए खड़े थे। उस लड़की को देखते ही ध्वनि की आंखें बड़ी हो गईं। राशि? क्या यह राशि है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, यह राशि ही है, हमारी राशि। लेकिन ये इन लोगों की फैमिली फोटो में क्या कर रही है? अविश्वास वाली नजरों से उस तस्वीर को देखते हुए, क्या यह राजवंशी परिवार से जुड़ी हुई है? अगर ऐसा था तो उसने हमें कभी बताया क्यों नहीं? हमसे ये बात छिपाई क्यों? और अभी वो है कहाँ? कहाँ गायब हो गई वो अचानक से 2 महीने पहले? क्या रिश्ता है इसका इस परिवार से? वो सोचकर अचानक से उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। कहीं सबकी मेरे परिवार से नफरत की वजह राशि तो नहीं? वो उस तस्वीर में मुस्कुराती हुई राशि को देखकर सोफे पर बैठ गई। अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर वो पिछले दिनों की याद करती है। फ्लैशबैक। दीदी, दीदी कहाँ हैं आप? एक लड़की मेरा निवास के अंदर चहकते हुए आई। अरे राशि बेटा, तुम इस वक्त? आद्या जी किचन से बाहर आई। मैं इस वक्त नहीं आ सकती क्या? वो मुंह लटकाकर पूछती है। अरे मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारा ही घर है, जब चाहे आ सकती है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहाँ शिफ्ट हो जाओ। वो शरारती मुस्कुराहट लिए बोली। उनकी बात सुनकर राशि नजरें इधर उधर करते हुए कहती है, क्या आंटी, आप भी कैसी बातें करती हैं? मैं हमेशा के लिए यहाँ कैसे शिफ्ट हो सकती हूँ? अच्छा, क्या मैं नहीं जानती कि तुम मेरी बहू बनने की तैयारी में हो? आद्या जी सरकास्टिक स्माइल करते हुए कहती हैं। क्या कह रही हैं आप? वो हड़बड़ाकर नजरें इधर उधर करते हुए बोली। देखो तो माँ, लड़की कैसे शर्म से लाल हुई जा रही है। ध्वनि उनके करीब आते हुए आद्या जी से शरारत से कहती है, दीदी, आप भी क्या मेरी फिरकी ले रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लाल चेहरे से उनकी बातों को नकारते हुए बोली। आद्या जी हंसते हुए कहती हैं, तुम दोनों को क्या लगता है हम सब अंधे हैं? क्या हमें कुछ दिखता नहीं? तुम दोनों की आंखों में साफ साफ दिखता है। राशि की नजरें शर्म के बोझ तले नीचे हो गईं। आद्या जी प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहती हैं, तुम ही हमारे घर की बहू बनोगी, इसलिए तुम्हें अपने घर आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। प्यार से सर थपथपाते हुए, समझी बहू रानी? हाँ। राशि के होंठों पर लंबी सी मुस्कुराहट थी। अच्छा, अब ये भी बता दो कि आते आते मुझे क्यों बुला रही थी? ध्वनि उसको सोफे पर बिठाते हुए बोली। वो आज धीर ने मुझे कॉल पर बताया कि आपकी तबीयत खराब है, इसलिए देखने चली आई। ओ, माँ देख रही है, अपनी ननद की कितनी चिंता है इन्हें। ध्वनि पिले फुली राशि को देखते हुए बोली। आद्या जी हंसकर कहती हैं, तुम लोग बात करो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। राशि ध्वनि से मुंह बनाकर कहती है, जाइए दीदी, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आप मुझे बात बात पर छेड़ रही हैं। अरे ये तो ननद का अधिकार है, तो मेरा हक नहीं मार सकती। ध्वनि मुस्कुराकर बोली। समझ गई? आप आज नहीं मानेंगी, मैं जा रही हूँ। बोलते हुए बोली। अरे अब कभी नहीं आओगी क्या? क्यों, सुना नहीं आपने आंटी ने क्या कहा? ये मेरा भी घर है, शाम को आऊंगी। वो पीछे पलटकर टसन में बोलकर खुदकते हुए भाग गई। ध्वनि उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। देख बेचारी, तेरी वजह से चली गई। आद्या जी ध्वनि को घूरते हुए देखती हैं। अरे कहाँ जाएगी वो, धीर को छोड़कर? बोल के गई है शाम को आऊंगी। ध्वनि हंसकर अपने कमरे में चली गई। फ्लैशबैक एंड। सब याद करते हुए ध्वनि की आंखों से आंसू बह निकले। वो राशि की तस्वीर देखते हुए कहती है, तुम चली गई थी धीर को छोड़कर। तुम्हें पता भी है हम सब ने कितना ढूंढा तुम्हें, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला। धीर की हालत तो देखी भी नहीं जा रही थी मुझसे। कहाँ गायब हो गई थी तुम? ध्वनि अभी भी यह सोच ही रही थी कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। वो झट से अपने आंसू साफ कर कहती है, आ जाइए अंदर। वो जानती थी कि काकी ही होंगी, क्योंकि कोई और नौकर यहाँ आता नहीं था, और परिवार का कोई सदस्य उससे मिलने क्यों ही आएगा। सरला जी अंदर आई। उनके हाथों में वही लेप था। वो ध्वनि के पास आकर कहती हैं, आपकी चोट पर ये लगाना है। ध्वनि लेप को देखते हुए पूछती हैं, यह क्या है? बड़ी दीदी ने बनाया है, उनको इन सब के बारे में बहुत पता है। इससे आपकी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी और ठंडक भी मिलेगी। अब आप जल्दी से कपड़े निकाल कर लेट जाइए। सरला जी मुस्कुराकर बोली। बड़ी दीदी मतलब उन्होंने? ध्वनि हैरानी से पूछती है। उसका इतना हैरान होना बनता था। आखिर जिसने आज तक सीधे मुंह से बात नहीं की,
हमेशा कोई ना कोई इल्ज़ाम ही लगाती रहीं। वो अचानक से इतनी मेहरबान हो जाएं तो कोई भी हैरान ही होगा। सरला जी उसकी बात समझती थी। जब नीचे शिवानी जी ने उन्हें यह दिया था तो वो इससे भी ज़्यादा चौंक गई थी। जी, उन्होंने ही बनाया है। कहा था ना, वो इतनी बुरी नहीं है जितनी दिखाती है। अब चलिए जल्दी से लेट जाइए। सरला जी मुस्कुराकर कहती हैं। ध्वनि बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी। सरला जी उसकी पीठ पर वो लेप लगा रही थी। वाकई में यह लेप काफ़ी ठंडा था। जल्दी ठीक होने का तो नहीं पता, लेकिन लेप लगते ही उसे जलन से राहत मिल गई थी। ध्वनि के मन में अब भी राशि का ख्याल ही चल रहा था। वो कुछ सोचते ही सरला जी से पूछती है। काकी, यहाँ फैमिली फोटो में खड़ी लड़की कौन है? मैंने अभी तक यहाँ किसी लड़की को नहीं देखा। सरला जी के भाव अचानक से बदल गए। वो एक नज़र मुस्कुराती हुई राशि को देखती हैं, फिर लेप की कटोरी हाथ में लेकर वहां से जाते हुए कहती हैं। ये लग गया है, अब आप थोड़ी देर आराम कीजिए। हंस बाबा के आने से पहले मैं आपको उठा दूंगी। इतना कहकर वो जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। उन्होंने तो ध्वनि के जवाब तक का इंतजार नहीं किया। उनका यह अचानक से बदला व्यवहार ध्वनि को खटका। अब तुम्हारी चोट कैसी है? अर्चना इस वक्त हॉल में ध्वनि के पास बैठी हुई थी। अब ठीक है, वो मुस्कुराकर बोली। वैसे तुम इतनी चुप चुप सी क्यों रहती हो? अर्चना को ध्वनि हमेशा खामोशी दिखती थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरे पास कुछ बोलने को रहता नहीं है। अच्छा चलो गार्डन में चलते हैं। मुझे ना यहाँ का गार्डन इतना पसंद है कि मैंने अपने घर भी सेम ऐसा ही गार्डन तैयार करवाया है। वो ध्वनि का हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोली। हाँ, मैंने भी एक बार बालकनी से देखा था। वो उसके साथ चलते हुए बोली। तो क्या तुम अब तक यहाँ नहीं आई थी? अर्चना और ध्वनि इस वक्त गार्डन में खड़े थे। नहीं, बस टाइम ही नहीं मिला। उन रंग बिरंगे फूलों को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कुराहट खिल गई। उसकी मुस्कुराहट देखकर अर्चना उसका हाथ पकड़कर एक तरफ लेकर जाते हुए कहती है। तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ऐसे ही रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो। वो दोनों एक तरफ आए। ये जगह आरास की बालकनी के जस्ट नीचे थी। ये वही जगह थी जिसे ध्वनि ने ऊपर से देखा था, जहाँ चार छोटे छोटे खरगोश फुदकते हुए खेल रहे थे। वो सफ़ेद खरगोश काफ़ी क्यूट लग रहे थे। वहीं उनका एक छोटा सा पिंक कलर का पेंट किया हुआ घर बना हुआ था, जिसमें उनका खाना पीना रखा हुआ था। अर्चना उनको देखते हुए कहती है। ये खरगोश मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें कैसे लगे? बहुत प्यारे हैं। ध्वनि वहीं बैठ गई। उसके बैठते ही एक खरगोश उसकी गोद में कूद पड़ा। अर्चना भी वहां उनके पास बैठकर खरगोश को सहलाने लगी। अब चारों खरगोश उनके साथ खेल रहे थे। तभी ध्वनि की नज़र वहीं मौजूद मजबूत पेड़ से बंधे लकड़ी के झूले पर पड़ी। एक मोटी रस्सी के सहारे वो लकड़ी की तख्ती झूले की तरह लगाई गई थी। वो किसी बेहद खास की है। तुम बैठना चाहोगी? अर्चना ने उसकी नज़रों को भांप कर पूछा। ध्वनि नामे से हिला देती है। लगभग अंधेरा होने को आया था। ध्वनि इस वक्त अर्चना के साथ टेरेस पर थी। ठंडी हवा उन्हें छूकर गुजर रही थी। अब तक ध्वनि अर्चना के साथ काफ़ी कंफर्ट हो गई थी। वहाँ टेरेस पर भी चारों तरफ ग्रीनरी थी। छोटे छोटे गमलों में हर तरह के फूल लगे हुए थे। एक तरफ टेबल चेयर रखा हुआ था। ध्वनि ने आज इस घर पर ध्यान दिया था। यहाँ बहुत ग्रीनरी थी। हर तरफ हरियाली ही थी। आज से पहले तो ना कभी वो गार्डन में गई थी और ना ही कभी यहाँ टेरेस पर आई थी, लेकिन दोनों ही जगह उसे बेहद पसंद आई थी। इन दोनों जगह पर उसे जैसे सुकून सा मिला था। वो दोनों वहीं लगी चेयर पर बैठ गईं। तुम भी सोचती होगी ना कि तुम्हारी जिंदगी कैसी हो गई? अर्चना की आवाज़ ने ध्वनि का ध्यान उसकी तरफ खींचा। लेकिन इसमें देखा जाए तो गलती किसी की भी नहीं है। आफ्टर ऑल, लाइफ इज नॉट ए फेरी टेल, है ना? अर्चना मुस्कुराकर ध्वनि की तरफ देखती है। कभी कभी हमने जो सोचा नहीं होता है वो हो जाता है। यही तो जिंदगी है। हैप्पी लाइफ, हैप्पी एंडिंग, ये सब सिर्फ कहानियों में होता है। इसलिए तो वो कहानियाँ हैं। लाइफ का एक ट्रूथ है कि हम जो सोचते हैं ना वो कभी होता है, और ना ही कहानियाँ कभी सच होती हैं। अर्चना ध्वनि को देखते हुए अपनी बड़ी और गहरी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहती है। वहीं ध्वनि भी लगातार उसकी बातों को सुनते हुए, उसे समझने की कोशिश करते हुए उसे ही एकटक देख रही थी। तुम सोच रही होगी ना कि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? कुछ पल का पोज लेकर। तुम्हारे लिए। ये सब तुम्हारे लिए कह रही हूँ। ध्वनि के हाथ को अपने हाथ के बीच में लेते हुए। मैं जानती हूँ कि तुम क्या फेस कर रही हो। अनजान इंसान से शादी, वो भी जबरदस्ती। किसी अनजान परिवार में आना जहाँ सब तुम्हें सिर्फ दोषी ही ठहराते हैं।
जहाँ पहले अपनी जिंदगी शांति से बिताती होगी, वहीं अब हर समय बेचैनी में घिरे रहना आसान नहीं है। बिल्कुल भी आसान नहीं है। अभी मैंने ही कहा कि हमारी सोच के हिसाब से जिंदगी नहीं चलती और ना ही कभी कहानियां सच होती हैं। लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि वो हमेशा हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा लेती हैं। जैसे जैसे तुम परीक्षा पास करती जाओगी, वो उतनी टफ होती जाएंगी, लेकिन कभी रुकेंगी नहीं। तुमने अब तक अपनी लाइफ में और भी बहुत से एग्जाम दिए होंगे, शायद तुम उन्हें पास कर गई होगी, इसलिए अब ये एक और नया एग्जाम है। अभी तुम्हारे टेस्ट का टाइम है, लेकिन हालातों से लड़कर जीतने के बाद जब रिजल्ट आएगा ना, तो यकीन मानो तुम्हारी पूरी जिंदगी एक बार फिर से बदल जाएगी। लेकिन इस बार बदलेगी तुम्हें तुम्हारा सब लौटाने के लिए। आज मैं यहाँ सिर्फ यही बताने आई थी कि तुम जानती हो तुम्हें आगे क्या करना है, और मैं हमेशा एक दोस्त की तरह तुम्हारे साथ हूँ। अर्चना ने एक जिम्मेदार दोस्त का फर्ज निभाते हुए उसे सब समझाया। वहीं ध्वनि को उसकी कही हुई बातें समझ आ रही थी। वो जानती थी कि वो कहना क्या चाहती है। तुम सोच रही होगी ना कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती हूँ, दर्द भरी आंखों से। जिंदगी का अच्छा खासा तजुर्बा है मुझे, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी ने मुझे विवेक को गिफ्ट किया है। उसकी वजह से आज मैं इतनी खुश हूँ जितना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ध्वनि अर्चना को देखते हुए कहती है। मैं अनाथ थी। ध्वनि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। हाँ, मैं विवेक से मिलने से पहले तक अनाथ ही थी। अर्चना की आंखें हल्की नम हुई, जिसे पहुंचते हुए कहती है, मेरी कहानी भी तुम्हारी तरह या तुमसे भी ज्यादा बेदर्द है। बस फर्क इतना है कि मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ चुकी हूँ और तुमने अभी शुरुआत की है। अपनी कहानी बताऊंगी, लेकिन किसी और दिन, क्योंकि मेरी कहानी काफी लंबी है और अब रात होने को आई है। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। ध्वनि अर्चना के गले लग गई। उसे उससे अपनापन महसूस होता था। उसकी कही गई बातों ने ध्वनि को हिम्मत दी थी, उसके मन को शांत कर गई थी। आराज को छोड़कर सभी लोग ऑफिस से आ चुके थे। हॉल में बैठे सभी आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी वक्त आरांस और उसके साथ नकुल वहां पहुंचे। अमित नकुल को देखकर मुंह सिकोड़ लेता है, लेकिन जल्दी ही हंसते हुए नकुल के गले में भार डालकर कहता है, हाय ब्रो, बड़े दिनों बाद दिख रहे हैं। नकुल शालीनता से मुस्कुराकर कहता है, हाँ, अब तुम आउट ऑफ कंट्री रहोगे तो बड़े दिनों बाद ही देखोगे ना। अरे डूड, टेंशन मत लो, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। सीने पर नॉटी वे में धीरे से पंच मारते हुए, अब मेरी प्यारी सी भाभी जो आ गई हैं, मैं तो पूरा टाइम उनके साथ ही स्पेंड करूंगा। वो नाटकीय अंदाज में कहता है, लेकिन उसकी बात सुनकर आरांस की नजरें सर्द हो गईं। उसे कल ध्वनि का हामिद की बात पर मुस्कुराना याद आया, जिस पर वो सर्द लहजे में उससे कहता है, कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो क्या? वो बेचारा तो सीधा अपने सीने पर हाथ रखकर लगभग गिरते गिरते बचा। बिग ब्रो प्लीज, मुझ मासूम पर इतना अत्याचार ना करो। कल ही तो आया हूँ और आप ऑफिस ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। अभी तो मैंने अपनी भाभी के साथ अच्छे से बात भी नहीं की है। वो पूरी कोशिश करता है कि अपने चेहरे से जितनी मासूमियत टपका सके टपका ले, लेकिन बेचारे से एक गलती हो गई। उसे यहाँ भाभी शब्द का जिक्र नहीं करना था। उसे तो अपनी इस भूल का जरा सा अंदाजा भी नहीं था, लेकिन उसकी लास्ट लाइन सुनकर आराम से उसे तिरछी नजरों से घूरते हुए दांत पीस कर कहता है, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो। उसने अपना ऑर्डर सुना दिया था, जिससे अमित का चेहरा लटक गया। नकुल सबको एक नज़र देखते हुए कहता है, अरे मैं जिससे मिलने आया हूँ वो है कहाँ? कौन चाहिए आपको? रचना जी अजीब तरह से उसे देखते हुए बोली। भाभी, वो फट से बोलता है, लेकिन फिर सबको अपनी तरफ देखता पाकर मुस्कुराकर कहता है, मेरा मतलब है, मेरे दोस्त ने शादी कर ली। अब शादी में तो बुलाया नहीं, कम से कम भाभी जी से तो मिलने का हक तो है। नहीं बुआ जी। हाँ बिल्कुल, जब तक आप अपनी हद में रहें। रचना जी भी उसी तरह मुस्कुराकर कहती हैं। उनकी बात सुनकर नकुल की मुट्ठियां बन गईं, लेकिन वो अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहता है, बिल्कुल, भाभी तो माँ समान होती है। रचना जी बोरियत से सर हिलाकर वहीं मौजूद एक सर्वेंट को ध्वनि को बुलाने को कहती हैं। लो, भाभी खुद ही आ गई। अमित ऊपर देखते हुए मुस्कुराकर कहता है। सबकी नज़र ऊपर गई। ध्वनि अर्चना के साथ बात करते हुए नीचे की तरफ ही आ रही थी कि अमित की आवाज़ सुनकर उन दोनों की नज़रें भी नीचे गईं। नकुल को देखकर अर्चना की भौहें आपस में जुड़ गईं।
वो धीरे से ध्वनि से कहती है, और किसी से नहीं, लेकिन इस लड़के से संभल कर रहना। ध्वनि उसकी बात सुनकर उलझ गई। वो एक नज़र नकुल पर डालकर उनके साथ नीचे पहुंची। नकुल मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास पहुंचा। नमस्ते भाभी जी। मैं नकुल, आरांस का दोस्त। वो अपना हाथ आगे करके बोला, लेकिन ध्वनि उसके आगे बड़े हाथ को इग्नोर कर अपने हाथ जोड़कर कहती है, नमस्ते। नकुल अपने खाली हाथ को ना चाहते हुए भी वापस लेता है, जिसे देखकर अर्चना, रचना जी और अनीता जी खुद में ही मुस्कुरा देती हैं। वहीं नकुल अर्चना को अजीब नजरों से देखते हुए कहता है, अरे आप भी यही हैं, लगता है आप दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई है। जी बिल्कुल। अर्चना बस नॉर्मल लहजे में कहकर आगे बढ़कर सभी से इजाज़त लेते हुए कहती है, मैं अब चलती हूँ। अरे बेटा, डिनर करते हुए जाइए ना, शिवानी जी मुस्कुराकर बोली। नहीं आंटी, माँ घर पर परेशान हो रही होंगी। आपको तो पता है ना, वो बहुत जल्दी टेंशन ले लेती हैं। ऊपर से आज तो मैं दोपहर से यही हूँ। वो मुस्कुराकर बोली। ठीक है, ध्यान से जाइएगा, अनीता जी सर हिलाकर बोली। अर्चना एक नज़र ध्वनि पर और नकुल पर डालकर निकल गई। बाहर ही उसे विवेक आता हुआ दिखा। अरे तुम, मैं आ ही रहा था ना तुम्हें लेने, मैसेज पर बताया भी था। हाँ मैं रुक थी, लेकिन वो नकुल आ गया। तुम्हें पता है ना, उसकी नज़रें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, अर्चना मुंह बनाकर कहती है। उसकी बात सुनकर विवेक गुस्से से कहता है, इस कमीने को तो मैं किसी दिन अपने हाथों से मारूंगा। शांत हो जाओ, फिलहाल मुझे ध्वनि के लिए बुरा लग रहा है। वो कमीना इंसान कहीं उस पर भी अपनी गंदी नजरें ना डाले। सब हैं कहाँ? अभी हम पहले घर चलते हैं। विवेक अर्चना को लेकर चला गया। इस तरफ नकुल वहां बैठा सबसे बातें जरूर कर रहा था, लेकिन उसकी छिपी नजरें ध्वनि पर ही मौजूद थी। ध्वनि वही सोफे के पीछे खड़ी थी। उसे बीच बीच में खुद पर किसी की नजरें महसूस हो रही थी। जब भी वो नकुल को देखती, उसे खुद की तरफ ही घूरता पाती। आरांस फिलहाल अपने रूम में फ्रेश होने गया था। नकुल को शिवानी जी ने डिनर के लिए रोक लिया था। ध्वनि नकुल की वजह से वहाँ कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन अब वो जाए भी तो कैसे और कहाँ। सब डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। नकुल ध्वनि के सामने ही बैठा था। वो लगातार बार बार उसे ही घूर रहा था, जिसकी वजह से ध्वनि ढंग से खा भी नहीं पा रही थी। वो मनी मन अर्चना की बात याद करके खुद से कहती है, इसलिए भाभी उस वक्त ऐसा बोल रही थी। ये आदमी तो एकदम ठरकी किस्म का है, अब से इसके सामने ही नहीं आऊंगी। वैसे भाभी जी, आप भी कभी अपने हाथों का डिनर करवाइए। नकुल ध्वनि को अजीब सी मुस्कुराहट लिए देख रहा था, जो सबको नॉर्मल लग रहा था। सॉरी ब्रो, लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। मेरी भाभी इतने लोगों के होते हुए किचन में क्यों जाएंगी? हमें जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहता है। हाँ, उसे पता था कि ध्वनि को खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन वो ऐसे कैसे किसी के भी सामने अपनी प्यारी भाभी की बेइज्जती होने देता। लेकिन कामनी जी हंसकर कहती हैं, अरे बेटा, वो खाना तो तब बनाएगी ना जब उसे आता होगा। नकुल हैरानी से कहता है, भाभी आपको खाना बनाना नहीं आता? अनीता जी अब हल्के तल्खी भरे अंदाज में उससे कहती हैं, जी नहीं आता हमारी बहू को खाना बनाना। तो आपको क्यों इतनी हैरानी हो रही है? कामनी जी की तरफ देखकर, और आपको कौन सा छप्पन भोग बनाना आता है? कामनी जी का तो मुंह ही बन गया। वही नकुल हड़बड़ाकर कहता है, अरे नहीं, मेरा मतलब था कि नॉर्मली सभी लेडीज को खाना बनाना तो आता ही है, इसलिए। ध्वनि की तरफ देखकर, अगर भाभी को बुरा लगा हो तो सॉरी। उसकी बातें तो इतनी अच्छी और मीठी होती थी, जैसे उससे भला इंसान कोई दुनिया में है ही नहीं। इट्स ओके, ध्वनि मुस्कुराकर कहती है। नकुल के जाने के बाद अनीता जी सबको रोककर कहती हैं, कल सुबह सब तैयार रहिएगा। हमने गौरी शंकर मंदिर में पूजा रखवाई है, सबको साथ ही चलना है। माँ, अचानक पूजा? शिवानी जी को इस तरह पूजा रखने का कारण समझ नहीं आया, तो वो अनीता जी से पूछती हैं। हाँ, अंश की अभी अभी शादी हुई है, कोई रस्म भी नहीं हुई, और आप तो जानती हैं कि हमारे घर में किसी भी शादी से पहले पूजा होती है। लेकिन अंश की शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए कल पूजा रखवाई है, जिसमें इन दोनों को ही बैठना है। अनीता जी पूजा का कारण सबको बताते हुए कहती हैं। आरांश उनकी बात सुनकर आंखें रोल करते हुए कहता है, दादी, मैं ऑफिस बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला। आप उसकी चिंता मत कीजिए अंश, पूजा सुबह 8 बजे तक खत्म हो जाएगी। अभिषेक जी जानते थे
कि पूजा पर ध्वनि के साथ ना बैठना पड़े, इसके लिए वो बहाने बना रहा है। वो भी उसी ढंग से गंभीर आदेशात्मक लहजे में कहते हैं। आरांस उनके सामने अब कुछ भी नहीं कह सकता था। वो गहरी सांस लेकर कहता है, ओके फाइन। इतना कहकर वो ऊपर चला गया। इस तरह पनीता जी ध्वनि से कहती हैं, सुबह 6 बजे तक तैयार रहिएगा, आपको हम कपड़े भिजवा देंगे। जी दादी, वो सर हिलाकर कहती है। अभिषेक जी उसका उतरा हुआ चेहरा देखते हुए कहते हैं, बहू, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप कल पूजा पर बैठ सकती हैं ना? जी, मैं बैठ जाऊंगी, वो नज़रें झुकाकर कहती है। इस वक्त ध्वनि बालकनी में सामने फैले अंधेरे को देख रही थी। यही अंधेरा उसकी जिंदगी में भी तो था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे। आज अर्चना उसे समझा कर गई थी। इतना तो उसे पता था कि उसे सब खुद ही करना है, लेकिन वो कोई डिटेक्टिव नहीं थी। उसे आगे क्या करना है इसका कोई इल्म नहीं था। भोलेनाथ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। वो मन ही मन सामने फैले अंधकार में महादेव को ढूंढते हुए बोली। यही अंधेरा तुम्हारी जिंदगी में भी होगा। उसकी बगल से आवाज आई। ध्वनि बिना किसी भाव के आरांस को देखती है और फिर वापस सामने देखते हुए कहती है, हर अंधेरे को मिटाने वाली एक सुबह होती है। अंधेरा जितना भी घना हो, सवेरा उसको मिटा ही देता है। फिर वो आरांस के सामने हाथ बांधकर एटीट्यूड से कहती है, मिस्टर राजवंशी, आप टेंशन मत लीजिए। आई विल मेक श्योर कि मेरी जिंदगी का सवेरा आपकी जिंदगी में अंधेरा करे। उसका एटीट्यूड देखकर आराज हंसते हुए कहता है, बहुत अकड़ है ना तुम में। देखना एक दिन तुम्हारी इस अकड़ को अपने हाथों से तोड़ूंगा। कुछ सोच कर। वैसे कल के लिए तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम पूजा में ज़रूर मेरे साथ बैठ जाओगी, लेकिन कभी मेरी पत्नी होने का अधिकार नहीं पाओगी। ध्वनि भी उसी अंदाज में उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, ये आपकी खुशफहमी है कि मुझे आपकी पत्नी होने का अधिकार चाहिए। मैं बस यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, अपनी उंगली आराज की तरफ पॉइंट करते हुए। और एक दिन आपकी आंखों के सामने जाऊंगी भी, लेकिन आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। इतना कहकर वो अंदर चली गई। वहीं आराज उसको पीछे से देखते हुए अपने एक हाथ को बालकनी की रेलिंग पर कसते हुए कहता है, तुम अब कहीं नहीं जा सकती हो। तुम्हें यहीं रहना होगा, हमेशा मेरी कैद में एक कैदी बनकर। वो खुद से इतना कहकर बेड पर जाकर लेट गया। ध्वनि भी सोफे पर उसकी तरफ पीट किए सोई हुई थी। अगली सुबह आरांस हमेशा की तरह उठकर जिम गया हुआ था। ध्वनि दरवाजे पर नॉक की आवाज़ से जागी। जी काकी, सामने सरला जी खड़ी थी। वो एक पेपर बैग आगे करते हुए कहती हैं, ये मालकिन ने आपको पहनने को और जल्दी तैयार होने को कहा है। जी काकी, पर पहले उनको उनका प्रोटीन शेक देकर आऊं। नहीं, वो मैंने एक सर्वेंट के हाथों भेज दिया है। आप बस जल्दी तैयार हो जाइए। सरला जी उसको मना करते हुए मुस्कुराकर बोली। ध्वनि बैग लेकर अंदर आई। उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। 5:30 हो रहे थे। दादी ने तो 6 बजे तक नीचे आने को भी कहा है। सिर्फ आधा घंटा बचा है। ध्वनि, तू यहाँ कितना लेट जागती है? वो खुद को ही टपटते हुए बोली और बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वो आईने के सामने खड़ी थी। गुलाबी रंग की सिंपल सी सिल्क की साड़ी, जिस पर बीच बीच में स्टोन लगे हुए थे, फुल स्लीव ब्लाउज के साथ सलीके से बांधा हुआ था। गले में यार वाला मंगलसूत्र, हाथों में मैचिंग चूड़ियां, पैरों में भारी सी पायल, बालों को बीच से मांग निकालकर ढीली चोटी में बांध रखा था। लेकिन आगे के कुछ छोटे बाल हमेशा की तरह उसके चेहरे पर मौजूद थे। चेहरे पर हल्का सा मेकअप, आंखों में पतला सा काजल, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, होठों पर न्यूड रेड सैड लिपस्टिक। इतने में वो बवाल लग रही थी। अपने आंचल को पीछे से दूसरे कंधे पर पिनअप किया हुआ था, ताकि उसकी पीठ पर का घाव छिप सके। आराम धड़ाक से दरवाजा खोलते हुए लाल आंखें लिए अंदर आया, जिससे ध्वनि डरकर पलटी। लेकिन उसके पलटते ही आरांस के कदम जम से गए। वो अपने सामने खड़ी रूप की रानी को देखने में इतना खो गया कि उसकी गुस्से से लाल आंखें वापस से शांत हो गईं। ध्वनि को देखकर हर बार वो अपना कंट्रोल खो ही देता था। उसकी मांग में सजा अपने नाम का लाल सिंदूर और गले में अपने नाम का मंगलसूत्र हमेशा उसे अपनी तरफ खींच ही लेता था। ध्वनि एकटक उसे अपनी ओर इस तरह देखता पाकर धड़कते दिल के साथ पूछती है, क्या हुआ? आरास मानो गहरी नींद से जागा हो। हाँ, मैंने पूछा, कुछ हुआ है क्या जो आप इतने गुस्से में लग रहे हैं? ध्वनि कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए उसे देख रही थी।
अब आरांस को अचानक से अपना गुस्सा याद आया। वो उसके रूप को साइड में रखकर फौरन उसके पास पहुंचा। तुम अपने आप को समझती क्या हो? जब से वो आई हैं तुम्हारे पर निकल आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात ना मानने की? आरांस उसके बेहद करीब उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कहता है। अरे लेकिन अब मैंने क्या किया? ध्वनि परेशान हो गई। आरांस उसकी कलाई पकड़ ड्रेसिंग टेबल के साइड की दीवार से लगाते हुए कहता है। तुम्हें नहीं पता? इस वक्त आरांस ने ध्वनि के दोनों कंधों को पकड़कर दीवार से लगाया हुआ था, जिससे ध्वनि की आंखें बंद हो गईं, लेकिन दर्द के कारण। उसे अपने पीठ के घाव में दर्द वापस शुरू हो गया था। अब आरांस ने इतनी जोर से उसे दीवार पर धक्का दिया तो ये तो होना ही था। वो आंखें खोलकर नम आंखों से कसमसाते हुए कहती है। प्लीज छोड़िए, दर्द हो रहा है। आखिर मैंने किया क्या है? उसकी बात सुनकर आरांस को अचानक से उसकी पीठ पर लगी चोट याद आई। उसके एक्सप्रेशन कुछ चेंज हुए। वो उसके कंधे छोड़कर दीवार पर हाथ रखकर उसे अपने सामने कैद करते हुए कहता है। कहा था ना, आपसे हर सुबह तुम ही मेरे लिए मेरा प्रोटीन शेक लेकर आओगी। फिर आज क्यों नहीं आई? ध्वनि की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या ये पागल सन की आदमी सिर्फ इतनी सी बात पर गुस्सा कर रहा है? वो अविश्वास से उसे देखते हुए अपने मन में कहती है, क्योंकि सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसे शांत देखकर आरांस तेज आवाज में कहता है। आज तुम क्यों नहीं आई? वो वो मैं आ ही रही थी, लेकिन दादी ने 6 बजे तक तैयार रहने को कहा था। मैं अगर आपका काम करने आती तो देर हो जाती। वो उसके गुस्से से घबराते हुए बोली। आरांस दांत पीसकर कहता है। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। चेहरे के करीब जाकर मैंने जो कहा है उसे टालने की हिम्मत मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस वक्त आरांस ध्वनि के चेहरे के बेहद करीब था। उसकी गर्म सांसें ध्वनि को अपने चेहरे पर अच्छे से महसूस हो रही थी, जिससे उसे अपने शरीर में शरण सी महसूस हो रही थी। उसकी धड़कनें अपनी रफ्तार से ज्यादा तेज धड़क रही थी। वो दोनों ही इस बात से अनजान थे कि एक दूसरे के करीब होकर दोनों को खुद के जज्बातों पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है। उनकी हालत एक सी ही हो जाती है। ध्वनि के शब्द तो उसके गले में अटक से ही गए थे, इसलिए वो आरांस की बात पर तुरंत अपना सर 3 बार ऊपर नीचे करके हामी भरती है। उसकी इस क्यूट सी हरकत पर आरांस खींच उठता है। आखिर वो चाह कर भी अपना गुस्सा उस पर नहीं निकाल पाता था। अब वो उसे बिना कुछ कहे तेज कदमों से बाथरूम की ओर चला गया। इधर ध्वनि अपने दिल वाली जगह पर हाथ रखकर चैन की सांस लेती है। तभी दरवाजे पर दस्तक देकर सरला जी कहती हैं। ध्वनि जल्दी चलिए, देर हो रही है। ध्वनि एक नज़र आईने में खुद को देखकर दरवाजा खोलती है। सरला जी ध्वनि को बड़ी बड़ी आंखों से ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करती हैं। उन्हें इस तरह खुद को देखता पाकर वो असहज होते हुए कहती है। क्या हुआ काकी? मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं, वो बिना किसी देर के झट से कहती हैं, जिस पर ध्वनि का चेहरा लटक सा गया। सरला जी उसके मुरझाए चेहरे को देखकर हंसते हुए कहती हैं, आप अच्छी नहीं लग रही, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। उनकी बात सुनकर ध्वनि के होठों पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर सरला जी कहती हैं, इस मुस्कुराहट से आपकी खूबसूरती में 4 चांद और लग जाते हैं। इसे हमेशा यूं ही बरकरार रखा कीजिए। अंदर झांककर, अंश बाबा कहाँ हैं? वो अभी तक तैयार नहीं हुए। अच्छा कोई बात नहीं, उनको ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आप नीचे चलिए, वो जल्दी आ जाएंगे। इधर नीचे सभी लोग तैयार होकर उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। तभी पायलों की झनकार सुनकर सबकी नज़र ऊपर गई, जहाँ से ध्वनि सरला जी के साथ आ रही थी। आज ध्वनि को देखकर अभिषेक जी, अनीता जी और रचना जी मुस्कुरा दिए। पूरी तरह साधारण होकर भी वो बेहद खूबसूरत थी, इसमें कोई दो राय नहीं थी। वहीं अमित आंखें फाड़े उसे देख रहा था। वाह भाभी, जॉर्जियस। ध्वनि और सरला जी अब तक नीचे आ चुके थे। अमित का कॉम्प्लीमेंट सुनकर ध्वनि मुस्कुरा देती है। अमित एक्साइटिंग टोन में कहता है, भाभी वैसे तो आप हमेशा ही कमाल लगती हो, लेकिन आज तो बवाल लग रही हो। कैसे कैसे कोई इतना सुंदर दिख सकता है? अमित ने उसकी तारीफ में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, इन सबसे अनजान कि कोई उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा है। आराम सेकंड फ्लोर की रेलिंग से नीचे देखते हुए अमित की सारी बातें सुन रहा था, जिससे उसके हाथ रेलिंग पर कस गए थे। सही बात है भाई, अगर कोई और
बीवी की इस तरह से तारीफ करेगा तो हैंडसम को तो गुस्सा आएगा ही ना। वो तो भला हो अनीता जी का, जो वो अमित की बिना ब्रेक की जुबान को रोकते हुए कहती हैं, अब तारीफ हो गई तो चला जाए। हंस कहाँ है? रचना जी ध्वनि से पूछती हैं। मैं यहाँ हूँ बुआ जी। इससे पहले कि ध्वनि कोई जवाब देती, आराम से सबके बीच आ चुका था। आज वो इंडियन लुक में था। गुलाबी रंग के कुर्ते, भीगे बाल जो उसके सर तक आ रहे थे, उसमें आज वो हमेशा से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर अमित सीटी बजाते हुए कहता है, क्या बात है भाई, आज तो आप भी बड़े अलग और हॉट लग रहे हैं। वैसे ना जोड़ी कमाल की है आपकी, दोनों मियाँ बीवी एक पर एक। छोटे साहबजादे, अब हमें चलना चाहिए। अभिषेक जी उसकी बात सुनकर सिर हिलाकर कहते हैं। बेचारा अमित अपने ऊपर अपने भाई की जलन भरी नजरों से अनजान और अब आने वाले खतरों से होने वाला था परेशान। कामनी जी, शिवानी जी और रचना जी एक कार में थे। रुद्र जी, रंजीत जी और दूसरी कार में, और अभिषेक जी और अनीता जी के साथ तीसरी कार में। चौथी कार में आरांश और ध्वनि बैठे थे। अमित भी उसी कार में अगली सीट पर बैठते हुए बोला, मैं तो अपनी भाभी के साथ ही जाऊंगा। आरांश की आंखें तो उसे इस कार में बैठते देखते ही फैल गई थीं, लेकिन अब उसकी बातें सुनकर उसकी मुट्ठियां कस गईं। उनकी कारों का काफिला एक कतार में सड़कों पर दौड़ रहा था। उनकी चारों कारें बॉडीगार्ड्स की कारों के बीच चल रही थी। सड़क उनके लिए पूरी तरह खाली थी। सारे लोग खुद साइड हो चुके थे। उनके लिए कोई ट्रैफिक, कोई सिग्नल नहीं था। ध्वनि ये सब देखकर हैरान थी। ऐसा सिर्फ उसने फिल्मों में होते देखा था, जब बड़े बड़े नेताओं की रैली निकलती थी। लेकिन आज असलियत में देखकर उसे अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वो ध्यान से बाहर सभी लोगों के एक्सप्रेशन देख रही थी और ये देखकर हैरान थी कि सभी की नज़रों में राजवंशियों के लिए बहुत इज्जत थी। जल्दी भीड़ वाली जगह से निकल अब वो लोग शांत सड़क पर थे, जिस पर ट्रैफिक जैसी कोई बात नहीं थी। कार में शांति थी जो अमित को रास नहीं आई। भाभी, वो ध्वनि से बात करने की दरकार से उसे पुकारता है। ध्वनि तो बाहर की नज़ारों का आनंद ले रही थी कि अचानक अपने प्यारे देवर की आवाज़ सुनकर अचकचाकर कहती है, हाँ। आरांश, जो अब तक फोन में लगा हुआ था, उसके कान भी खड़े हो गए। भाभी, आपकी कोई बहन है क्या? लेकिन बिल्कुल आपकी तरह ही होनी चाहिए। वो पीछे पलटकर ध्वनि को मासूमियत से देखते हुए बोला। ध्वनि उसके सवाल पर कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए कहती है, नहीं, क्यों? वो मुझे ना अपनी बीवी बिल्कुल आप जैसी चाहिए। वो सीट को अपने नाखून से कुरेदते हुए नजरें नीचे कर शर्माते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर और ऐसे फनी एक्सप्रेशन देखकर ना चाहते हुए भी ध्वनि को हंसी आ जाती है। आप बहुत ज़्यादा क्यूट हैं अमित जी। ये पहली बार था जब ध्वनि की खनकती हंसी उन लोगों ने सुनी थी। हाय भाभी, आपके मुंह से अपना नाम सुनकर पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरा नाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो नाटकीय अंदाज में कहता है। आप और आपकी बातें दोनों ही बहुत प्यारी हैं, लेकिन अफसोस मेरी कोई बहन नहीं है। वो मुस्कुराते हुए बोली। अमित के सामने ध्वनि हमेशा खुद को स्ट्रेस फ्री और खुश महसूस करती थी। अगर वो उदास भी हो तो भी उसकी बातें उसे हंसा ही देती थी। वो उसके साथ अब तक कंफर्ट भी हो गई थी, लेकिन उन दोनों की बातें सुनकर आराज का दिल जल रहा था। उसके सामने उसका छोटा भाई उसी की बीवी के साथ फ्लर्ट जो कर रहा था। अमित की बात सुनकर आराज का मन उसे कार से धक्का देकर बाहर फेंकने का हो रहा था। हाय, कोई बचाओ हमारे मजनू देवर को, वरना उसका फ्यूचर बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अमित खुद पर इतराता हुआ कहता है, प्यारा तो मैं हूँ। इंटरेस्टिंग टोन में ध्वनि से, भाभी सोचिए ना, कोई बहन तो होगी, नाते रिश्तेदार में, या फिर कोई दोस्त आपकी तरह। ध्वनि सोचते हुए कहती है, ऐसा है, मेरे नाते रिश्तेदार से तो मैंने कोई रिश्ता ही नहीं रखा है, लेकिन जहाँ तक बात रही दोस्त की, तो हाँ है। बट मेरी जैसी बिल्कुल नहीं है वो, मुझसे पूरी तरह अपोजिट है, लेकिन आपसे नहीं पटेगी। हाँ, आपके साथ ना हो, क्योंकि आप तो सिंगल पीस हो जो मुंह बनाकर मेरे भाई को मिल गई। लेकिन आपकी दोस्त मुझसे क्यों नहीं पटेगी? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? वो बहुएं सिकोड़कर पूछता है। अरे नहीं अमित जी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत हैंडसम हैं, लेकिन वो थोड़ी अलग टाइप की है। जब तक आप उससे मिलेंगे नहीं, तब तक आप मेरी बातों का मतलब समझ नहीं पाएंगे। वो उसे समझाते हुए कहती है। ओह, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए ना
बीबी आप ही ढूंढना। वो प्यारी सी स्माइल पास करते हुए कहता है, जिस पर ध्वनि भी मुस्कुराते हुए कहती है, जरूर। इधर उन दोनों की बातें सुनकर आरांस को आउटसाइडर जैसा फील हो रहा था। हद है यार, कोई हमारे हीरो पर ध्यान ही नहीं दे रहा। उसका पारा भाई हो गया था। भाभी, इससे आगे अमित कुछ कहता, उससे पहले आरांस गुस्से भरी आवाज में कहता है, अगर एक और शब्द तुम्हारी जुबान से निकला तो भूल जाना तुम कभी बोल भी पाओगे। अमित उसकी डरावनी आवाज सुनकर वापस आगे घूमकर दुबक कर बैठ गया। वो खुद में बुदबुदाते हुए कहता है, ज्वालामुखी जाग गया। लेकिन उनको गुस्सा किस बात पर आया? मैंने तो उन्हें कुछ कहा ही नहीं। बेचारा अपनी ही सोच में था। अब उसे क्या पता कि वो आज सुबह से गलती पर गलती करता जा रहा है। अनजाने में ही वो आराज के जलन का कारण बनता जा रहा है, जो उसके लिए खतरनाक साबित होने वाली थी। इधर उसकी गुस्से भरी नजर ध्वनि को अब खुद पर महसूस हो रही थी। ध्वनि तो पहले ही उसके गुस्से भरी आवाज सुनकर वापस बाहर देखने लगी थी, लेकिन उसे अब अपने ऊपर उसकी नजरें बखूबी महसूस हो रही थी। फिर भी उसने पलटकर देखने की जहमत भी नहीं उठाई। आराज को उसका खुद को इग्नोर करना रास नहीं आया। उसका गुस्सा और बढ़ गया। अब कार का माहौल बेहद डरावना हो रहा था। एसी वाली कार में ड्राइवर के चेहरे से पसीना टपक रहा था। अमित ड्राइवर को देखकर सर हिला देता है। वही ध्वनि आराज को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। कुछ आधे घंटे के सफर के बाद वो लोग गौरी शंकर मंदिर के सामने पहुंचे। गार्ड्स पहले निकलकर उन सबके लिए रास्ता क्लियर करते हैं। सभी लोग तो उन्हें देखकर अपने आप साइड हो गए थे। सभी लोग कार से बाहर आए। गार्ड्स पूरे मंदिर को घेर चुके थे। ध्वनि उस मंदिर को देखकर आंखें बंद कर गहरी सांस लेती है। इस मंदिर में तो उसकी शादी हुई थी। वो लोग अब ऊपर की तरफ चल दिए। सभी लोग आगे थे। अमित, ध्वनि और सरला जी साथ थे। वो सर्वेंट्स वाली कार में आई थी। दो सर्वेंट उनके साथ आए थे, पूजा के सामान वगैरह लेकर। आराम सभी के साथ आगे जा चुका था। अमित रुककर इधर उधर सेल्फी लेने लगा, जिसे देखकर सरला जी ध्वनि से कहती हैं, हम लोग चलते हैं, अमित बाबा आ जाएंगे। ध्वनि से रिलाकर आगे चली गई। इस तरफ अमित मंदिर की अंदर वाली सीढ़ियों पर खड़ा सेल्फी ले रहा था। सेल्फी लेते लेते उसका ध्यान पीछे बिल्कुल नहीं था, जिसके कारण अंदर से भाग कर आ रही लड़की के रास्ते में वो आ गया और धड़ाम की आवाज के साथ वह लड़की नीचे गिर गई। अमित के पैर भी सीढ़ियों पर लड़खड़ा गए, लेकिन वो बच गया। तभी उस लड़की की दर्द भरी आवाज आई, जिसे सुनकर अमित उसकी तरफ पलटा। अपने सामने एक लड़की को गिरा देखकर वो हड़बड़ा गया। सॉरी मिस, देखा नहीं, गलती से लग गया। उसकी बात सुनकर वो लड़की, जो अब तक कमर पकड़कर सर नीचे करके बैठी थी, वो एकदम से अपना चेहरा ऊपर कर अमित को देखती है। उस लड़की को देखकर अमित हल्की बुरी आंखों में खोसा गया, लेकिन उस लड़की की वाणी सुनकर उसके कान से खून ही आने लगे। अबे वो अकल के दुश्मन, पागल, अंधे, इतनी लंबी खूबसूरत सी लड़की दिखी नहीं क्या? भगवान ने आंखें दिए हैं या बटन? ढंग से चलना नहीं आता तो यहाँ आया क्यों है? नीचे गिरी लड़की गुस्से भरे लहजे में चीखते हुए उससे कहती है। उसकी आवाज़ सुनकर आगे बढ़ चुकी ध्वनि और सरला काकी पलटकर अमित को देखती हैं, जहाँ किसी लड़की को गिरा देखकर वो जल्दी जल्दी उसके पास वापस आने लगती हैं। अमित उस खूबसूरत सी लड़की की तीखी जबान सुनकर आंखें चौड़ी करके कहता है, सॉरी मिस, गलती हो गई। आप उसके लिए मुझे गाली नहीं दे सकती। कुछ सोचकर अपने हाथ बढ़ाकर, आप पहले खड़ी हो जाइए। गाली? वो लड़की अब हैरानी से अपने सामने खड़े अजूबे को देख रही थी। वो उसके आगे बढ़े हाथ को इग्नोर करके झट से खड़ी होकर अपने हाथ फोल्ड करते हुए कहती है, अभी वो चमगादड़ की शक्ल के इंसान, मैंने तुम्हें गाली कब दी? एक तो तुमने मेरा प्रसाद गिरा दिया और अब झूठ भी बोल रहे हो। उसकी बात सुनकर अमित को भी गुस्सा आ गया। अब उसके जैसे हैंडसम लड़के को वो चमगादड़ कैसे कह सकती थी? लेकिन अभी गलती उसकी थी, इसलिए वो थोड़ा खुद को शांत कर साइड में गिरे लड्डू को देखता है। ओह, तो तुम इस लड्डू की वजह से इतना भड़क गई हो? चलो मैं तुम्हें डब्बा भरकर लड्डू दिला देता हूँ। वो उस लड़की को देखकर खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, ओ रईसजादे, ये अमीरी तुम अपने घर में दिखाना। यह सिर्फ एक लड्डू नहीं है, ये तो। वो लड़की इससे आगे कुछ कहती, उससे पहले ही कोई जानी पहचानी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ गई।
कृति आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।